हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज नीड बायोलॉजी। एंड आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स सेल ऑर्गेनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इसके एग्जांपल्स है प्रोटोजोआ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। एंड इसका बहुत बेसिक फीचर है दैट इसका एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर एनवेलप। एंड जो प्लांट्स है उनमें सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स आर present, whereas it is absent in animal cells, and centrioles are present in animal cells but ये plant cells में नहीं पाए जाते हैं। So coming to cell membrane का structure is made up of phospholipids. Phospholipids मतलब जब lipids पे एक phosphate molecule attached हो, it's a bilayer structure, दो layers of phospholipid plus cholesterol होता है and protein भी होता है। तो एक उसका अरेंजमेंट होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स का होता है उसका एक अरेंजमेंट होता है। तो जो हेड होता है वो फॉस्फेट का होता है एंड दैट इज पोलर और हाइड्रोफोलिक, मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड जो उसका टेल होता है दैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स, तो दैट इज नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटिंग। तो जो टेल होता है दैट फॉर्म्स द मिडल ऑफ द लेयर। तो इसलिए नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इजीली एबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, क्योंकि जो टेल फैटी एसिड टेल्स है दे आर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। तो रेशियो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का वेरी करता है सेल टू सेल। एंड जो दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो नाम से पता चल रहा है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स मतलब दे आर बेरिड इन द मेम्ब्रेन, एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स जो सरफेस पे पाए जाते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन पे एक मॉडल दिया गया कॉल्ड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। तो ये साइंटिस्ट की नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्वासी फ्लूइड बोलते हैं या सेमी फ्लूइड। क्वासी का मतलब सेमी फ्लूइड नेचर है इसका। क्यों सेमी फ्लूइड नेचर है? क्योंकि साइड टू साइड मूवमेंट पॉसिबल है और या लैटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एंड ये लैटरल मूवमेंट को कोलेस्ट्रॉल का जो कंटेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मूवमेंट क्यों ज़रूरी होता है? टू कैरी आउट फंक्शंस लाइक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल ग्रोथ एंड एंडोसाइटोसिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, दे हैव टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नेचर है, एक तो सेमीफ्लूइड नेचर हमने पढ़ा, एंड एक और है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता टू पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल और पार्शियली परमिएबल। तो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, आयंस और सब्सटेंस बेस्ड ऑन चार्ज, साइज एंड सॉल्युबिलिटी। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है दे आर ऑफ टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, डिफ्यूजन, टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अ ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल है इस फिगर में, बिकॉज ग्लूकोज इज अ लार्ज मॉलिक्यूल सो इट रिक्वायर्स अ कैरियर। एंड ऑस्मोसिस हम बोलते हैं जो जब हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन against the concentration gradient, that is from lower to higher concentration, and इसमें energy is required, for example Na and K plus pump, and इसमें भी carrier proteins are required। तो main difference है कि passive में no energy is required and it is along the concentration gradient, and active में energy is required and it is from lower to higher concentration gradient। इस पे कुछ questions आते हैं हमारे कि जैसे विच पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन है ए फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड टेल्स एंड प्रोटीन हेड। तो इसका आंसर होगा फैटी एसिड टेल्स। तो हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड टेल्स आर द नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस या डी एंडोसाइटोसिस। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एटीपी,
बी कैरियर प्रोटीन्स, सी डिफ्यूजन एंड सी चैनल प्रोटीन्स। तो ऑप्शन है एटीपी, हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में एटीपी इज रिक्वायर्ड। कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल membrane mainly helps in A, protein synthesis, B, maintaining membrane fluidity, C, active transport, and D, cell wall formation. तो कोलेस्ट्रॉल हमने डिस्कस किया था कि इट मेंटेन्स दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल, असर्शन है एंड रीजन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिपिड एंड प्रोटीन्स का अरेंजमेंट वेरी करता है। So both are correct statements and this is the correct reason. Next है active transport uses carrier proteins and reason है substances move against concentration gradient using ATP. तो answer is that both the statements are correct. Carrier proteins use होते हैं क्योंकि against the concentration gradient होता है and ATP use होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लूकोज जो हमने डिस्कस किया था एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इट एंटर्स सेल्स वाया कैरियर प्रोटीन्स विदाउट एटीपी, दिस इज what? A, active transport, B, osmosis, C, facilitated diffusion, and C, symport. D, symport. तो C is the answer, facilitated diffusion. फिर आता है कि assertion में plasma membrane is selectively permeable and reason is lipid bilayer allows only lipid soluble substances to pass easily. तो ये करेक्ट है कि A, plasma membrane selectively permeable होता है and reason क्योंकि लिपिड बाइलर अलाउज ओनली लिपिड सॉल्युबल और लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल हमें पता है इट इज़ द आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का जो कवरिंग होता है दैट इज सेल वॉल। उसका मेन फंक्शन हमेशा होता है शेप एंड प्रोटेक्शन के लिए, एंड कॉम्पोजिशन होता है बहुत वेरीड, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, इन सब से बना होता है। एक प्राइमरी सेल वॉल होता है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इमेच्योर होता है एंड इट ग्रोज इनटू द सेकेंडरी सेल वॉल। एंड ये डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कुछ गैप्स होते हैं दो सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस करते हैं। द आयंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। एंड मिडल लैमेला जो होता है वो दो सेल्स को ज्वाइन करके रखता है, इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिडल लैमेला किससे कंपोज होता है, तो आंसर वुड बी कैल्शियम पेक्टेट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार कंपोनेंट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो एक एक करके हम ये पढ़। सो ईआर में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है दैट इज ल्यूमिनल, एंड जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो दो टाइप के होते हैं, आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोई भी आपने देखा होगा अगर कोई रफ डॉटेड सरफेस हो तो उसको हम जब फील करते हैं तो रफ फील होता है। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, राइबोसोम्स को आप डॉट्स की तरह याद कर सकते हैं, तो वो रफ ईआर बन जाता है क्योंकि राइबोसोम्स एक रफ टेक्सचर देता है ईआर को, एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जब कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते दैट इज स्मूथ ईआर, उसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। तो फंक्शन आपको याद रखना है, दोनों के अलग अलग है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली स्टैक्ड सिस्टर्ने होते हैं जो अटैच्ड होते हैं पैरेलली, एंड इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग मटेरियल्स, जो हम प्रोटीन पैकेजिंग होता है उसका डिलीवरी, इसका फंक्शन होता है, जो डिलीवर होता है टारगेट्स पे या सिक्रीट होता है थ्रू दी एंडोसोम एंड दी लाइसोसोम। तो ये जो पैकेज्ड होते हैं मटेरियल्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो पहले तो ये ईआर से जाके सिस फेस ऑफ गोल्गी apparatus से फ्यूज होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। सिस फेज होता है जो ईआर की तरफ होता है गोल्जी बॉडी से, और मैच्योरिंग फेज होता है गोल्जी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। तो इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये फंक्शन सारे ऑर्गेनल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे लाइसोसोम्स। ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो ये आपने देखा ये पैकेजिंग के टाइम पे फॉर्म होते हैं।
एंड दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसका पीएच एसिडिक रहता है और लो पीएच रहता है। तो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेसेस, लिपेजेस, प्रोटीएसेस, तो उसमें ये बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड ये डाइजेस्ट करते हैं जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है सेल का। सो इट्स केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसको जो मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं एंड ये ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द प्लांट सेल का। तो इसमें सब वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही रहते हैं विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द सेल। एंड इसमें ट्रांसपोर्ट होता है नंबर ऑफ आयंस, ये फैसिलिटेट करता है टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड। तो इसका जो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सब्सटेंसेस का वो हायर होता है प्लाज्मा, ये वैक्यूल में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में पाया जाता है, उसका मेन फंक्शन होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एंड फूड वैक्यूल्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, तो इनका मेन फंक्शन होता है एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो ये आप याद रखना ज़रूर से कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं और टोनोप्लास्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द नेक्स्ट ऑर्गन। तो इसका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल बिकॉज ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा प्रोसेसेस में पार्ट ले रहा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वुड इंक्रीज। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दो डबल मेम्ब्रेन है, तो एक आउटर लेयर होगा, इनर लेयर होगा। एंड आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है इट इज फिल्ड विद अ डेंस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग्स के इनफोल्डिंग्स होते हैं उसमें, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो क्रिस्टे जो होता है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें फॉर्म एटीपी का फॉर्मेशन होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, राइबोसोम्स होते हैं। तो इस ऑर्गेनल को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्योंकि इट हैज द मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फिजन। तो ये डिवाइड कर सकता है बाइनरी फिजन। सेमी बोलते हैं क्योंकि उसका जो कुछ फंक्शंस होते हैं दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द सेल, वो पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, उनके कुछ फंक्शंस सेल के बिना नहीं हो सकते, तो इसलिए सेमी ऑटोनॉमस। तो नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो तीन टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड न्यूक्लोप्लास्ट। तो इसका आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स में, तो यू कैन रिमेंबर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। तो क्लोरो आता है क्लोरोफिल से, तो उसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स एंड इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। क्रोमो मतलब कलर, तो ये येलो, ऑरेंज या रेड कलर देता है एंड इसमें पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीन एंड xanthophyls। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट और कलरलेस, तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है एंड इसका फंक्शन होता है टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट और तीन तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलाइयोप्लास्ट। तो अमाइलो कहाँ से आता है ये वर्ड, अमाइलोज से, जो स्टार्च का कंपोनेंट होता है। तो ये स्टार्च स्टोरेज में है, रोल है इसका। एलिरियो आता है एलिरियोन लेयर जो होता है सीड्स में, तो एक व्हीट फ्लावर या मील सीड में पाया जाता है एंड ये प्रोटीन रिच होता है। तो दैट इज वाई इसका फंक्शन होता है प्रोटीन स्टोरेज। एलायोप्लास्ट होता है, एलायो वर्ड इज मीन उसका मीनिंग होता है ऑयल, तो इट्स अ रोल इज इन ऑयल स्टोरेज। तो ऐसे करके आप ओरिजिन वर्ड का याद रखेंगे तो आप इजीली इसको याद। क्लोरोप्लास्ट बहुत सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया से, वो भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। उसके भी दो लेयर्स है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाइलेकोइड्स एंड ग्राना। थाइलेकोइड्स होते हैं जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैक्ड ऑन ईच अदर, एंड एक स्ट्रक्चर को जो कॉइन की तरह दिखता है उसको हम ग्राना बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। एंड ऑल द थाइलेकोइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड जो ये स्ट्रोमा होता है वो है जो इन मेम्ब्रेन का जो सराउंड करता है जिस स्पेस को, एक्वस फ्लूइड को, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इन द थाइलेकोइड्स। तो इसको भी हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोल सकते हैं।
तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस, एंड रीजनिंग हो गया दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीजनिंग इज करेक्ट फॉर द असर्शन। फिर आता है राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट। इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे जब हम राइबोसोम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम्स आर रेयर इन प्लांट सेल्स, ये असर्शन है, एंड रीजनिंग है वैक्यूल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन प्लांट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में कम पाए जाते हैं, एंड ये सेम फंक्शन वैक्यूल्स करता है। आपने पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट था उसमें कि इट्स फिल्ड विथ सैप, वाटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो उसका सिमिलर फंक्शन होता है प्लांट्स में, वैक्यूल और लाइसोसोम्स। फिर आता है नेक्स्ट असर्शन इज गोल्गी apparatus shows polarity and reasoning is since cis and trans faces have different function। तो both the statements are correct, क्योंकि polarity इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके दो फेसेस होते हैं, cis जो ER के साथ होता है, एंड maturing phase जो या trans phase जो होता है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। इनके दोनों फंक्शंस अलग होते हैं, तो ये पोलैरिटी मेंटेन करते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट इज क्रिस्टे, सेकंड इज थाइलाकॉइड, थर्ड इज डबल मेम्ब्रेन एंड डी इज न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर है डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि क्रिस्टे तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, थाइलाकॉइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में, एंड न्यूक्लियोलस तो एक अलग ऑर्गेनल है। तो इसका आंसर है डबल मेम्ब्रेन। फिर आता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा था। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड a large subunit, and it is made up of RNA and proteins and not surrounded by any membrane। तो यूकारियोटिक राइबोसोम्स 80s होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक 70s। तो यूकैरियोटिक को 80s को जो हम डिवाइड करते हैं वो 60s प्लस 40s, एंड 70 जो प्रोकैरियोटिक में होता है 50 प्लस 30 होता है। तो यही होता है उसका स्ट्रक्चर। हम डायग्राम में देख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम्स का रोल आता है। हमने डिस्कस भी किया था प्रोकैरियोटिक सेल के टाइम पे कि एस का क्या मतलब होता है, एंड 70s इज नॉट इक्वल टू 50 प्लस 30s। ये एक यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे मेजर किया जाता है। तो इसको आप कंफ्यूज मत करना कि 50 प्लस 30s 70, ऐसा नहीं होता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। असर्शन है, रीजनिंग है दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो असर्शन तो ट्रू है दैट राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट रीजनिंग इज फॉल्स, क्योंकि द रीजनिंग डज नॉट सपोर्ट द असर्शन। वहाँ राइबोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था। फिर साइटोस्केलेटन आता है, ये बेसिकली एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क, जो 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है फॉर मोटिलिटी, सपोर्ट ऑफ द सेल एंड टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। माइक्रोफिलामेंट्स के एग्जांपल जैसे एक्टिन, तो एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक स्ट्रक्चर आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इन दोनों का फंक्शन होता है फॉर मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल मूवमेंट के लिए, एंड दे आर हेयर लाइक आउटपोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अराउंड द पेरिफेरी, इसके कोर को बोलते हैं हम एक्सोनियम, ये याद रखना है आपको, एक्सोनियम को इज द कोर। तो ये हम पेरिफेरी में देख पा रहे हैं, रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरी में डबलेट्स हैं, वो भी 9 इन नंबर, 9 डबलेट्स आप काउंट कर सकते हैं, 9 डबलेट्स है। और बीच में 2 सेंट्रली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बोलते हैं वो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इसलिए हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 एरे, क्योंकि 9 इज ऑन द पेरिफेरी एंड 2 इज इन द सेंटर। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ सेंट्रल शीथ, जो रेड में आप देख पा रहे हैं, एंड द ब्रिजेस जो ग्रीन में है। एंड every peripheral doublet is connected to the central जो microtubule है with the help of radial spokes। radial spokes से connected होते हैं ये दोनों, and they are 9 in number।
और ये जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। तो अगर ये आप टर्म्स डायग्राम में देख के समझ लेते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो ये कंफ्यूजिंग लगता है बट डायग्राम देख के आप समझिए, बहुत ईजी लगेगा। फिर आता है सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड सेंट्रियोल्स, जो आप साइड में राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं। सेंट्रियोल्स बोलते हैं इनको, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका एक कार्टव्हील लाइक का एक लुक देता है इसको। ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील की तरह लिखता है। तो ये सिमिलर होता है जो हमने सीलियन फ्लैजिला का पढ़ा था, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें भी 9 इवनली स्पेस्ड होते हैं, पर ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, डबलेट्स नहीं होते, ट्रिपलेट्स होते हैं। एंड ये सारे ट्रिपलेट्स आर जॉइंट टू ईच अदर, जैसे उसमें सीलियन फ्लैजिला में था। एंड सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं हब। एंड ये साथ जो हब होता है, इट इज कनेक्टेड टू ऑल द ट्रिपलेट्स। एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जो पहले भी मैंने मेंशन किया था। तो ये सेंट्रल हब सबसे कनेक्टेड रहता है। और इसका हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर उससे सिमिलर होता है। इसमें भी रेडियल स्पोक्स होते हैं, जो सेंट्रल और पेरिफेरी में जो ट्रिपलेट्स है उसको कनेक्ट करता है। एंड ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं, दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड ये स्पिंडल फॉर्मेशन फाइबर्स में भी इसका कंपोनेंट होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स विच गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल्स। तो ये बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं सीलिया फ्लैजिला का, एंड द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स में। सेंट्रोजोम ऑर्गेनल को बोलते हैं और सेंट्रियोल्स जो उसका कॉम्पोनेंट होता है। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, जो रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, एंड क्रोमैटिन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था फ्लेमिंग ने। तो न्यूक्लियस में 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक न्यूक्लियर एनवेलप, ये होता है जो एनवेलप करता है न्यूक्लियस को। क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, एंड न्यूक्लियोलाई होता है। तो क्रोमैटिन तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल डिवीजन के पहले इंटरफेस सेल में जो प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो पैसेजेस होते हैं बेसिकली, जिससे मूवमेंट होता है आरएनए एंड प्रोटीन का, फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें द क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। इट्स अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर लाइक द साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोलाई क्या होता है? न्यूक्लियोलस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल होता है। बेसिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनका मेन फंक्शन होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए का सिंथेसिस। तो इसका मेन फंक्शन यही है, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस हो गया एक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स जो पैसेजेस होते हैं, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन, द न्यूक्लियस इज इन कंटिन्यूएशन विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्सोनिम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला शोज विच अरेंजमेंट। तो आपको पता है 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 पेरिफेरी में होते हैं एंड 2 सेंट्रल में होते हैं। The central tubules in axoneme are surrounded by dynein, the radial spokes, C nextin and the basal body. तो रेडियल स्पोक्स हमने पढ़ा था, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स सराउंडेड होते हैं रेडियल स्पोक्स से, एंड दे आर अटैच्ड टू द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स थ्रू द रेडियल स्पोक्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया और फ्लैजिला आर मेड ऑफ एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन एंड कोलेजन। तो हमने पढ़ा था ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूल्स से आप याद रख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। न्यूक्लियर एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन विद पोर्स, सिंगल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन और प्रोटीन लेयर। तो हमने अभी पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विद पोर्स, जिसमें जो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? आरआरएनए सिंथेसिस, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिन होता है वो एक इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स के फॉर्म में, which is called as chromatin, and it is composed of DNA and histones and also some RNA. तो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है और द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भी बोलते हैं उसको, ऑन क्रोमोसोम्स, जो जिससे वो दो अटैच्ड होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड काइनेटोकोर्स आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन द साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये हम बाद में पढ़ेंगे सेल डिविजन के टाइम पे।
Based on the position of the centromere, chromosomes can be classified into 4 types: metacentric, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, मेटासेंट्रिक होता है जब सेंट्रोमर एकदम मिडिल में होता है। एम से आप याद रख सकते हैं मिडिल में, अब अगर आप कंफ्यूज होते हैं नेम्स में, मिडिल में होता है एंड इक्वल आर्म्स इसलिए फॉर्म होते हैं। सब मेटासेंट्रिक जब वो थोड़ा ऑफ सेंटर चला जाता है तो उससे एक शॉर्ट आर्म फॉर्म होता है एंड एक लॉन्ग आर्म फॉर्म हो जाता है। एंड एक्रोसेंट्रिक इज क्लोज टू वन एंड, मतलब एकदम टिप पे नहीं बट क्लोजर टू वन एंड, उसमें भी शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म जनरेट होता है। एंड टीलोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर होता है एकदम टिप पे होता है। तो टीलोसेंट्रिक से आप याद रख सकते हैं एकदम टिप पे, जब टी से टीलोसेंट्रिक एंड टिप, तो सेंट्रोमियर एकदम टिप पे होता है, उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक रीजन एक और होता है जिसे हम सैटेलाइट भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम जब सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिया पूरा यूकैरियोटिक सेल का। सो बने रहिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू।